आँखों में आंसुओं का सैलाब बार बार उमड़ रहा था। सीने की घुटन और सिसकियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यह सब तो फिल्मों में ही होता है, हकीकत में कहीं ऐसा होता है? महक सोच रही थी। पापा ने इस बात की भनक भी नहीं लगने दी। आज तक मुझे पता ही नहीं चल पाया कि मैं भी दकियानुसी सोच की बलि चढ़ते हुए बाल बाल बची। पापा ने उन अतीत की घिनौनी यादों को हमारे पास भटकने भी नहीं दिया। सोचकर उसका अंग अंग सिहर उठा। चुलबुली, चंचल, मस्त, मनमौजी महक जिंदगी को अपने अंदाज से जीती थी। आज उसके विवाह को भी कुछ वर्ष हो चले थे। बच्चों के पालन पोषण के लिए उसने अच्छी भली नौकरी भी छोड़ दी थी। उसकी 2 बड़ी बहनें थीं। तीनों को ही मम्मी पापा ने बेटों से भी बढ़कर पाला पोसा था। आज तक जिंदगी में उन्हें कभी लगा ही नहीं कि वह बेटियां हैं। तीनों की शादियां हो चुकी थी। सब अपने अपने घरों में खुश थी। महक का विवाह मनोज से हुआ था। वह शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनके 2 बच्चे थे। घर के कामकाज और बच्चों में मस्त रहती थी। बहुत खुश थी महक। नाश्ता क्यों नहीं किया? क्या हुआ महक? मनोज बोले। कुछ भी तो नहीं, अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी हो रही है, कहीं कोई अनहोनी न हो। तभी फ़ोन की घंटी बजी। अरे माँ, तुम ठीक हो? पापा कैसे हैं? महक, बेटा जल्दी आ जाओ, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। हाँ माँ, मैं आ रही हूँ। हड़बड़ाते हुए उसने फ़ोन रखा और बोली, जल्दी चलो, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। घर पहुँची तो पता चला कि पापा सिटी हॉस्पिटल में है। वह वहाँ पहुँची तो उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर के अनुसार उन्हें 10 दिन के लिए एडमिट कर दिया था। पापा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तब तक मैं आपके साथ रहूँगी। आप सब लोग घर जाओ, मैं पापा के साथ ही रहूँगी। चलो ठीक है, अपना भी ध्यान रखना, कहकर मनोज और सब लोग घर चले गए। महक और पापा की बहुत बनती थी। मनोज से भी अधिक हर बात पापा के साथ शेयर करती थी। वह कुर्सी पर बैठी पापा को देख रही थी। दवाई लेकर अभी अभी सोए थे। तभी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगे, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। आवाज़ सुनकर नर्स दौड़ी दौड़ी आई और इंजेक्शन दिया। फिर उन्हें नींद आ गई। 3-4 दिन हो गए। अक्सर पापा नींद में चिल्लाने लगते, यह नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ उसे लेने। डॉक्टर के अनुसार उनकी याददाश्त पर असर पड़ा था। कभी वह कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाते थे और कभी उन्हें बचपन की पुरानी बातें, सालों पुरानी बातें याद आने लगती थी। इसी वजह से वह बार बार चिल्लाने लगते थे। नींद में आज भी अचानक पापा जोर जोर से चिल्लाने लगे कि यह नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ, उसे लेने जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने दोबारा आंखें नहीं खोली। वे दुनिया छोड़कर जा चुके थे। इतना गहरा सदमा, पूरी तरह से हम सब टूट गए थे। समय बीतता गया, पर महक के दिमाग से एक बात नहीं जा रही थी कि पापा आखिरी वक्त पर किसके बारे में बात कर रहे थे। मनोज ने समझाया, महक, इतना मत सोचो, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे में वह कुछ बोल भी देते थे। परेशान मत हो, ज़्यादा मत सोचो। अभी तो माँ भी कुछ बताने की हालत में नहीं थी। कौन थी वह? किसे लाने की बात कर रहे थे? यह बात उसे घन की तरह खाई जा रही थी। किस समय की ये याद पापा को आई थी? अंतिम समय में जिसका जिक्र उन्होंने आज तक नहीं किया। वह तो मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। सोच सोच कर उसका दिन का चैन और रातों की नींद गायब हो चुकी थी और दिन पर दिन वह कमज़ोर होने लगी। आँखें शाम से ही बोझिल होने लगती थी। दिल करता था कि सो जाऊं, पर वह जब सोती तो देर तक नींद नहीं आती थी। उससे कभी कभी तो सोच दिमाग की देहरी पर ऐसी बैठती कि पूरी रात करवट बदलते बदलते कब बोर हुई पता ही नहीं चलता। 3-4 महीने बीत चुके थे, किंतु माँ के दिमाग से अभी तक यह फितूर नहीं उतरा था। उसे बस जानना था कि वह कौन थी। आज माँ ने बुलाया था। वह जाते हुए बोली, मनोज, मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगी, अपना और बच्चों का ध्यान रखना, कहकर वह चली गई। महक को देखकर माँ बहुत खुश हुई। अकेलापन उन्हें काटने को आता था।
बच्चों को भी ले आती बेटा। आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, यहाँ आते तो सारा घर सिर पर उठा लेते। पढ़ना वढ़ना तो कुछ नहीं, इसलिए मैं नहीं लाई। मनोज से तो थोड़ा डरते हैं, मुझे तो कुछ समझते ही नहीं। माँ अभी भी संभल नहीं पाई थी, बार बार पापा को याद करके रो पड़ती थी। बड़ी दीदी ने माँ को अपने पास ही रख लिया था, अकेली भी वह कैसे रहती। दीदी और जीजू ज़रूरी काम से 2-3 दिन के लिए बाहर गए थे। एक बेटा था, विदेश पढ़ाई करने के सिलसिले में गया था। रात को महक माँ के साथ सोई। आधी रात को आँख खोली तो देखा माँ जागी हुई है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, नींद नहीं आ रही है। सो जाओ, माँ बीमार हो जाओगी। अरे बेटा, नींद ही नहीं आती अब रात भर। काश तुम्हारे पापा होते, कह कर रोने लगी। भगवान ने मुझे उठा लिया होता, वह तो मेरी ज़िंदगी में फरिश्ते से भी बढ़कर थे। बेटा, हम इस शहर के नहीं हैं, हमारी जड़ें तो एक बड़े गांव से हैं, जिसके ज़मींदार तुम्हारे दादाजी थे। तुम तीनों उस ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो, तीनों बहनें। तुम्हारे पापा उनकी इकलौती संतान थे और मैं शहर के अनाथालय की सबसे होनहार लड़की थी। मेरी काबिलियत से मुझे गांव की पाठशाला में सरकारी नौकरी मिल गई। तुम्हारे पापा गांव के ज़मींदार के बेटे थे, पर वह दूसरों से एकदम अलग। बड़ी बड़ी आंखें, लंबा कद, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व था उनका, और मैं उन्हें मन ही मन चाहने लगी थी। वह अक्सर गांव के बच्चों के दाखिले के लिए पाठशाला आया करते थे। मुझे क्या मालूम था कि वह मुझे भी पसंद करते हैं। एक दिन एकांत में उन्होंने अपने दिल की बात मेरे सामने कही और शादी का प्रस्ताव रख दिया। मैं बहुत खुश हुई और असमंजस की स्थिति में थी। माँ बाबूजी ने इनका बहुत विरोध किया कि हम किसी भी अनाथ से तेरी शादी नहीं होने देंगे, जिसके घर माँ बाप का खानदान का कुछ पता ही नहीं। पर इनकी जिद के आगे किसी की चलने वाली कहाँ थी। उन्होंने इनके आगे घुटने टेक दिए और हमारी शादी हो गई। पर उन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। हम सब साथ रहते थे, पर मुझे वो लोग बात नहीं करते थे। बहुत बुरा लगता था। तुम्हारे पापा समझाते कि समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी के साल पर बाद जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन्होंने तो यह भी बहुत खुश हुए। माँ बाबूजी को पता चला तो वे कुछ बोले नहीं, पर उनकी आंखों की चमक ने मुझे उनकी खुशी का आभास करा दिया। आने वाले मेहमान का इंतज़ार वह भी कर रहे थे। पाठशाला में लोगों ने बताया कि टीचर जी ज़मींदार साहब ने जब सुना कि आपके पाँव भारी हैं तो पूरे गांव में आने वाले पोतों की खुशी में लड्डू बंटवा दिए। मैं भीतर ही भीतर बहुत खुश थी। ठीक ही कहते हैं कि असल में इससे भी प्यारा ब्याज होता है। वह घड़ी अब आई। दर्द के मारे मेरा हाल बुरा था। माँ और दाई माँ ने मुझे गांव से दूर हमारा एक पुराना घर था, वहाँ ले गई। वहाँ मैंने तुम्हारी बड़ी दीदी को जन्म दिया। मुझे घर पर ना पाकर तुम्हारे पापा समझ गए कि मैं वहीं हूँ। जच्चा बच्चा रहा करते हैं वहीं पर। यह सभी बच्चों का जन्म होता है। लड़की देखकर दाई माँ और माँ का मुंह उतर गया। लड़की हुई है सुनकर सारे घर में मातम छा गया। सिर्फ तुम्हारे पापा बहुत खुश हुए। 1-1.5 महीने बाद जब मैं वापस घर आई तो माँ के ताने, एक लड़की को भी जन्म नहीं दे सकी। बाबूजी पहले बेटे ने ही ना कटा दी। हमने दिल पर पत्थर रखकर और आप लोगों के सामने मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। लड़की हुई है, कहाँ मुंह छुपाएं। समय का पहिया चलता रहा। अब बड़ी दीदी को 2 साल हो चुके थे, फिर से माँ बनने वाली थी। तुम्हारे पापा ने सुना तो उनकी खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश प्रसन्न हुई। एक दिन मैंने सुना बाबूजी माँ से कह रहे थे कि अगर अब की बार लड़की हुई तो बेटे की दूसरी शादी करवा देंगे। हमें भी तो वारिस चाहिए अपनी खानदानी विरासत संभालने के लिए। सुनकर मेरा कलेजा बाहर आ गया। कुछ दिनों बाद तेरी मंजली दीदी का जन्म हुआ और घर में फिर मातम का अफसोस फैल गया। तेरे पापा ने उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए लड़का लड़की दोनों ही समान थे। वह अक्सर कहते थे, माँ बाबूजी की बातों को दिल पर मत लेना। तुम्हें मुझ पर तो विश्वास है ना। तुमने सांस ले रही थी, मैंने रास्ते में चिकोटी काटी तो रोई भी थी। इसे दूध पिलाओ, ठीक है? बिल्कुल। अब हम कहीं घर वापस नहीं जाएंगे। मेरी कोई माँ बाप है ही नहीं।
क्या ऐसे होते हैं माता पिता? तुम्हारे बाबूजी ने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए माँ बाबूजी से और हम शहर बस गए। अच्छे पढ़े लिखे होने के कारण तुम्हारे पिताजी की अच्छी नौकरी लग गई। मैं भी बच्चों के साथ खुश थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। तुम तीनों बहुत छोटे थे इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं। पापा ने मुझसे कहा था कि कभी पुरानी बातों को ज़िंदगी में जिक्र मत करना, मगर मैं जानती हूँ तुम पापा के जाने के बाद से ही बहुत परेशान हो। उनका जाना तो तुमने प्रकृति का नियम मान लिया, पर वह जिसके लिए अंतिम समय में चिंतित थे वह ठीक होगी या उसे कुछ नहीं हो सकता। कौन है वह? यह सोच सोच कर तुमने अपने आप को बहुत परेशान कर लिया। उस वक्त वह इन्हीं पुरानी यादों के भंवर में फंसे थे। बेटा, तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, वह बच्ची और कोई नहीं थी, वो तुम थी महक। ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।